लेकिन क्या आप जानते हैं कि गधे को अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया? गधे का गोश्त पहले हलाल था तो इसे हराम क्यों करार दिया गया? और चीन जैसा बड़ा मुल्क गधे खरीद कर इनसे कौन सा खतरनाक काम सर अंजाम देता है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि गधा उन सवारी और बोझ उठाने वाले 4 जानवरों में शामिल है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। इरशाद बारी ताला है, उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए लिबास और खुराक भी है और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है, जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जब शाम इन्हें वापस लाते हो वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जानफिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब ही शफीक और मेहरबान है। इसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। याद रहे कि आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ गधे हैं और सबसे ज्यादा गधे पाकिस्तान, चीन, भारत, सूडान, चाड, मैक्सिको और इथियोपिया में पाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 तक पाकिस्तान में 56 लाख गधे थे और इनकी तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि गधी 12 से 14 माह बाद सिर्फ एक ही बच्चा देती है। गधों की फजीलत यह है कि गधा अंबिया और रसूलों की सवारी रही है। यहां तक कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में भी 2 गधे थे। एक का नाम अफीर और दूसरे का नाम यफूर था। यफूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर से मिला था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया था कि या रसूल अल्लाह, मेरा नाम ज़ियाद बिन शहाब है और मेरे बाप दादों में से 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मुझ पर सवारी करें और आपके बाद कोई और मुझ पर सवार ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी फरमाई और उसके बाद कोई उस पर सवार नहीं हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद वो कुएं में गिरकर हलाक हो गया। इसी तरह एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि कौन कौन सी सवारियां आपको पसंद हैं, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया घोड़ा, गधा और ऊंट, क्योंकि घोड़ा उल अज़म रसूलों की सवारी है और ऊंट हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है और गधा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी है। और मैं क्यों ना इस चौपाए गधे से मोहब्बत रखूं जिसको मरने के बाद अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया। गधे को अल्लाह ने इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया है कि वो सवारी और बोझ उठाने के काम आए और वो अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से अंजाम दे रहा है। सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। कभी बोझ उठाकर पहाड़ों पर ले जाता है, कभी सहरा में, कभी बाजारों में, कभी खेतों खलियानों में, मंडियों में कच्चे पक्के रास्तों पर रवां दवा रहता है। वही ताजा तरीन चारा अपनी पीठ पर लाद कर लाता है, लेकिन उसके सामने वो ताजा तरीन चारा दीगर जानवरों को डाल दिया जाता है और इसे कचरे के ढेर पर बांध दिया जाता है कि यहाँ से सड़ा सूखा बोसीदा बासी पुराना खाना खा ले और वही खाकर अपना पेट भर लेता है, दूसरों के चारे की तरफ नहीं देखता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो उस वक्त बोलता है जब उसे कोई फरिश्ता नजर आता है। और जब गधे के हींगने की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो उस वक्त शैतान को देख रहा होता है। नाज़रीन, इस जानवर के बारे में कहा जाता है कि ये पहले हलाल था लेकिन फिर हराम कर दिया गया। इस हवाले से कहा जाता है कि गज़वे खैबर के मौके पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे के गोश्त को खाने से मना फरमा दिया था, इसलिए पालतू गधे का खाना हलाल नहीं है। अलबत्ता वैशी गधा, जिसको नील गाय कहा जाता है, उसका खाना हलाल है। इसके अलावा घोड़े के मुतल्लिक हुक्म यह है कि घोड़े का गोश्त फिल नफ्सा हलाल है, अलबत्ता आला जिहाद होने की वजह से इसका खाना मकरूह तहरीमी है। खच्चर के मुतल्लिक हुक्म यह है कि चूंकि खच्चर गधे और घोड़े दोनों के मिलाप से पैदा होता है, लिहाजा ये हिल्लत और हुर्मत में मां के ताबे होगा। यानी अगर गधी के साथ घोड़ा जुफ्ती करे और उससे खच्चर पैदा हो तो वो मां के ताबे होकर हराम होगा, लेकिन अगर घोड़ी के साथ गधा जुफ्ती करे और उससे खच्चर पैदा हो तो वो मां के ताबे होकर हलाल होगा। आपको बताते चले कि एग्यू प्रोटीन की एक कदीम किस्म है जो सख्त जल की तरह होती है और गर्म पानी में तहलील हो सकती है और शराब और खानों में डालकर खाई जाती है। ये खून की कमी के शिकार लोगों के लिए ब्लड टॉनिक होती है। लोग इसको कैप्सूल में भरकर भी खाते हैं और पाउडर मिल्क की तरह गर्म पानी में घोलकर भी पीते हैं। ये जिल्द और खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छी है और ये फेस क्रीम्स, फेस पाउडर्स और मेकअप की मसनूआत में भी इस्तेमाल की जाती है। ये मामला यहाँ तक ठीक था, लेकिन असल इशू गधे हैं, क्योंकि एग्यू का माखिज गधों की खालें हैं। ये जेल सबसे ज्यादा गधों की खाल में पाई जाती है। चीन इसे धड़ाधड़ मार्केट करता है और इसका कमर्शियल इस्तेमाल 2011 में शुरू हुआ।
چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹک میں استعمال کرنا شروع کیا تو پوری دنیا میں گدوں پر مشکل وقت آ گیا۔ چین میں سن 2000 میں 1,10,00,000 گدے تھے، لیکن ایگیو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 40 لاکھ رہ گئی، اور پھر چین اس کے بعد دنیا میں گدوں کی کھال کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ یہ یوگنڈا، تنزانیہ، بٹسوانا، برکینا فاسو، مالی اور سینیگال سے ہر سال گدوں کی 18 لاکھ کھالیں امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ کھالیں ہیں۔ یوں چین کو ہر سال 82 لاکھ مزید کھالیں چاہیے۔ ہم چین کے ہمسائے ہیں، چنانچہ ہمارے گدے پچھلے 10 برس سے چین کی زد میں ہیں۔ پاکستان میں 2011 تک 1000 روپے میں گدے کی کھال مل جاتی تھی، لیکن جب چین نے کھالیں خریدنا شروع کی تو قیمت 30,000 روپے تک پہنچ گئی۔ پاکستانیوں کو یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا، چنانچہ یہ لوگ گدھا خریدتے، اس کا گلا کاٹتے، کھال چینی سوداگروں کو دیتے اور گدھے کا گوشت ہوٹلوں میں بیچ دیا جاتا۔ یوں کھال اور گوشت دونوں بک جاتے اور تاجر دگنا منافع کما لیتے۔ دوسری جانب چینی تاجر کھال بیجنگ لے جاتے، اس سے ایگیو نکالتے۔ ایگیو $388 فی کلو فروخت ہوتی ہے اور ایک کھال سے عموماً 5 کلو گرام جیل نکل آتی ہے۔ یہ جیل نکلنے کے بعد کھال فرنیچر بنانے والوں کو بیچ دی جاتی ہے۔ یوں گدوں کی کھال فرنیچر، ایگیو اور گدھا فروش تینوں کے رزق کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 2016 میں پتہ چلا کہ صرف گدھے کی کھال نہیں بلکہ پورا گدھا ہی کارآمد ہے اور یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اس کا گوشت بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور گدھی کا دودھ انسان کی سانس کی نالی کھول دیتا ہے۔ اس ریسرچ کے بعد چین میں سالم گدھے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور چینی تاجر ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ گئے، جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا اور افریقہ میں گدھوں کا بحران پیدا ہو گیا۔ چنانچہ افریقی ملک نے گدھوں اور گدھوں کی کھالوں کی ایکسپورٹ بند کر دی۔ افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان گدھوں کے معاملے میں چین کی واحد آس بن گیا۔ اس طرح چینی تاجروں نے پاکستان کا رخ کر لیا اور ہماری موجودہ حکومت نے بھی اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے چین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صوبے میں ڈنکی فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا، اور اب کے پی کے حکومت نے معاشی پوٹینشیل دیکھتے ہوئے گدھوں کی افزائش کے لیے خصوصی انتظامات بھی شروع کر دیے ہیں اور گدھوں کے قد کاٹ اور خوبصورتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی